दोस्तों, आज की हमारी कहानी पन्ना और किरण के नाम। मैं अपने कमरे में बेड पर तकिए में मुंह छुपाए घुट घुट कर रो रही थी। जी चाहता था अभी और इसी वक्त मेरे शरीर से जान निकल जाए और मैं इस दर्द से छुटकारा पा लूं। जिंदगी ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि सिवाय रोने के मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। बाहर मेरी माँ मुझे आवाज़ें लगा रही थी कि किरण बाहर आ जा। ऐसी खुशी के मौके पर कमरे में मुंह छुपाए क्यों पड़ी है? जल्दी से आ, कामों में मेरा हाथ बटा, मेहमान कुछ ही देर में आने वाले हैं। मैं माँ को क्या जवाब देती कि माँ, जो तुम ये खुशियाँ मना रही हो ये कुछ ही देर में दुखों में बदलने वाली थीं, क्योंकि मैं इन खुशियों में जहर घोलने वाली थी। मेरी माँ आने वाले रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया था। लड़का हैंडसम, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था। उसने मुझे कहीं देखा और पसंद कर लिया और झट अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दिया था। और मेरी माँ तो हैरत के मारे कुछ देर तक बोल ही नहीं पाई थी, क्योंकि हम जैसे गरीब घरों में ऐसे ऊंचे लोगों का रिश्ता आना अनहोनी सा लगता है। लेकिन ये कोई सपना नहीं, हकीकत थी। सच में मेरे लिए डॉक्टर पन्ना का रिश्ता आया था। लेकिन ये मेरे लिए कोई खुशकिस्मती की बात नहीं थी, बल्कि मेरे लिए मरने के बराबर था। काश ये रिश्ता उस वक्त आया होता जब मैं भी एक हंसती खेलती ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन एक हफ्ता पहले जो खबर मुझे मिली थी उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। और इस हाल में मैं कैसे डॉक्टर पन्ना से शादी कर सकती थी? मैं कैसे एक शरीफ इंसान को धोखा दे सकती थी, जबकि मेरे पेट में किसी की नाजायज औलाद पल रही थी? मैंने गुस्से में अपने पेट पर घूंसे मारना शुरू कर दिए थे। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, नहीं चाहिए ये गंदगी। काश ये बच्चा मेरे पेट से निकल जाए। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मैं बेतहाशा चीखें मार मार कर रोने लगी। मुझे वो पल याद आने लगे जब इस बच्चे का नाजायज बीज मेरे पेट में पड़ा था। वो मेरे मोहल्ले में ही रहता था, उसका नाम विनोद था। आते जाते मुझे देखा करता था, कभी कभी मुझ पर जुमले भी कस दिया करता था। लेकिन मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरा मकसद इन गली के आवारा लड़कों से बातें करना नहीं, बल्कि कुछ और था। मेरी माँ ने हमेशा से दुख उठाए थे और मैं अपनी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन सिर्फ 5 साल की थी कि तभी मेरे पापा की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और उस दिन मेरी माँ चीखें मार मार कर रो रही थी, मुझे गले से लगाकर रोते हुए कह रही थी, मेरी बच्ची तू तो बड़ी ही बदनसीब है, तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ गया। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि ना समझी से अपनी माँ को देख रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। हर कोई मेरे साथ लाड प्यार कर रहा था। कोई टॉफ़ी देता तो कोई चॉकलेट देता, कोई गोद में उठाकर घुमाने ले जाता। पता नहीं मम्मी क्यों रो रही थी, लेकिन मैं तो बड़ी ही खुश थी कि मुझे इतना सारा सामान खाने को मिल रहा था, साथ में घूमने के लिए भी मिल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था ये सब कुछ कुछ ही समय के लिए था। धीरे धीरे मेहमानों का आना कम हुआ और मुझे भी टॉफ़ी चॉकलेट्स मिलना बिल्कुल बंद हो गई। हमारा घर एकदम वीरान हो गया। अब मैं अपनी माँ से पूछा करती, मम्मी पापा घर पर क्यों नहीं आते? तो मेरी माँ की आंखों में आंसू छलक आते। कहती, तेरे पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, वो वहाँ दूर आसमान में चले गए हैं। और जो वो एक चमकता हुआ तारा है ना, वही तेरे पापा हैं। वहाँ से बैठकर तेरे पापा तुझे देखते हैं। तो मैं अपनी माँ से जिद करती, लेकिन माँ मुझे मेरे पापा मेरे घर में चाहिए, दूर आसमान में तारा बनकर नहीं चाहिए। मैं पापा के साथ खेलूंगी, खूब बातें करूंगी। और मेरी माँ कुछ भी कहने की बजाय मुझे सीने से लगा लेती। धीरे धीरे मैं बड़ी होती चली गई और मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अब मेरे पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। और भगवान ने भी मुझे इस बात का सब्र दे दिया था। पापा के गम में मेरी माँ अब बीमार रहने लगी थी। मेरी माँ मुझे स्कूल भेजा करती थी और ख़ुद घर पर सिलाई करके हम माँ बेटी का खर्चा उठा रही थी। मुझे अपनी माँ का बहुत एहसास था। मैं उनका हर काम में हाथ बटाया करती थी। स्कूल से आने के बाद मैं दोपहर का खाना बनाती, सारे घर की सफाई करती और फिर शाम का खाना भी मैं ही बनाती थी। धीरे धीरे करके मैं 19 साल की हो गई थी और मेरी माँ उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होती चली जा रही थी। रंग मैंने अपने पापा का चुराया था, हल्का बादामी कलर, तो नए नक्श मेरी माँ के थे। बड़ी बड़ी आँखें, ऊंची लंबी नाक। सांवली रंगत के बावजूद भी मुझ में कुछ ऐसी कशिश थी कि हर कोई मुझे एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की इच्छा जरूर रखता था। लेकिन मैंने कभी अपने आप को बहकने नहीं दिया था, हमेशा अपनी इज्जत को संभाल कर रखा था। और फिर एक वो मनहूस दिन आया जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी।
उस दिन बेतहाशा बारिश हो रही थी। जिस ऑटो में मैं बैठकर आ रही थी, वो ऑटो रास्ते में ही खराब हो गया था। अब मेरे पास सिवाय पैदल आने के कोई दूसरा चारा नहीं था और मैं पैदल ही जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जगह जगह पानी भर चुका था। मेरे सारे कपड़े भीगकर मेरे बदन पर चिपक गए थे। मेरा दुपट्टा भी भीग चुका था, जो मेरे शरीर को छुपाने में नाकाम हो रहा था। लोगों की नज़रें मुझे अपने ऊपर जमती महसूस हो रही थीं, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह अपने आप को छुपाए घर की ओर चली जा रही थी। अपनी गली में घुसी ही थी कि गली का वही आवारा लड़का जिसका नाम विनोद था, वो मेरे साथ साथ चलने लगा और एक गाना गुनगुनाने लगा। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मैं अब और भी तेज़ी से कदम बढ़ाने लगी थी, लेकिन वो भी मेरे साथ साथ तेज तेज कदम बढ़ाने लगा और उसकी अगली हरकत पर तो मैं दंग रह गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मेरे पूरे शरीर में बिजलियां सी दौड़ गई थीं। मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने कहा, क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, जान की कसम, जब से तुम्हें देखा है ये दिल मेरे काबू में नहीं है। कितना हसीन मौसम है और तुम ऐसे में गुस्सा करती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे साथ प्यार की बातें करो, देखना ये मौसम और भी हसीन हो जाएगा। ये कहकर वो मेरे और भी करीब हो गया था। पूरी गली सुनसान पड़ी थी, क्योंकि बारिश की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में थे। मेरा दिल अब जोर से धड़कने लगा था। वो आवारा लड़का मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मैंने कहा, देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तुम अपने टाइप के लड़के ढूंढो और इस मौसम का मज़ा उठाओ। ये कहकर मैंने झटके से अपना हाथ उससे छुड़ाया था। पीछे से वो जोर से बेशर्मों की तरह हंसने लगा। कहने लगा, देखना रानी, एक दिन तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। सच्ची इस बारिश में भीगकर तुम्हारा बदन मेरे दिल में तूफान मचा गया है। अब और ज़्यादा सब्र नहीं होता। वो घटिया बातें कर रहा था और मैं जल्दी जल्दी भागती हुई अपने घर के करीब पहुंच चुकी थी। हड़बड़ाहट में मैंने दरवाज़ा खटखटा दिया। मेरी माँ बदहवासी की हालत में दौड़ती हुई गेट तक आई थी। कहने लगी, किरण, क्या हुआ बेटा, इतनी बारिश में तू घर कैसे पहुंची? मेरा दिल तो घबरा रहा था, पता नहीं तू कैसे घर तक पहुंचेगी। अरे जब इतनी बारिश थी तो वहीं कहीं रुक जाती, यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी? अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि हम गरीब लड़कियों के कहीं भी रुकना सेफ नहीं है। मैं तो चाहती थी कि जब तक बारिश अपना जोर पकड़ेगी मैं घर तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बारिश भी पूरी तरह मूड में थी और उसने कुछ ही देर में अपना रंग दिखा दिया था। मैंने खुद को नॉर्मल ही रखा था। विनोद के बारे में बात करके मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी मेरी माँ हर वक्त मेरी चिंता में घुलती रहती थी कि हम माँ बेटी अकेले हैं, किसी मर्द का साया हमारे ऊपर नहीं है। जल्द से जल्द मैं तेरी शादी कर दूं तो तेरे फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊंगी, फिर मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं जल्दी से बाथरूम में चली गई, नहाकर कपड़े पहने। तब तक मेरी माँ खाना लगा चुकी थी। खाना खाते हुए भी मैं चुप चुप सी थी। विनोद की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। मैंने सोच लिया था कि मैं अब उससे बचकर निकल जाया करूंगी। ऐसे लड़कों के मुंह लगने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। लेकिन मुझे क्या पता था कि बुरा वक्त तो अब मेरे पीछे पड़ चुका था। मैं लाख उससे बचने की कोशिश करती, लेकिन वो मेरे पीछे लग चुका था। मेरे कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और मैंने सोच लिया था कि मैं पढ़ाई ख़त्म होते ही कहीं कोई जॉब कर लूँगी और अपनी माँ को अब इस उम्र में कपड़े सिलाई नहीं करने दूँगी, क्योंकि सी कर मेरी माँ की आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी और उनकी उंगलियाँ सुई धागे से जख्मी हो चुकी थीं। मैं अपनी माँ को अब आराम देना चाहती थी। फाइनल पेपर शुरू हो चुके थे और मैं पूरे मन से पढ़ाई में लग चुकी थी। उस दिन जब आखिरी पेपर देकर घर आई और दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरा दिल धक से हो गया था। पहले तो मेरी एक ही आवाज़ पर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आती थी और अब 3-4 आवाज़ें लगाने के बावजूद भी माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मैं रोने लगी। मैंने पड़ोस वाली आंटी से जाकर कहा कि माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही। वो भी निकलकर बाहर आ गईं। उन्होंने भी आवाज़ देना शुरू कर दिया और जब माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, मेरी छत से उतरकर अपनी छत पर चली जाओ। आंटी की छत हमारी छत से थोड़ी ऊंची थी। मेरे लिए उतरना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस समय मुझे अपनी माँ के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से छत पर चढ़ गई थी और जैसे तैसे करके मैं अपनी छत पर पहुँच गई थी और ये सब करने में मुझे काफ़ी चोटें भी आई थीं। मैं अंदर पहुँची तो मेरी माँ अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। मेरी तो चीख निकल गई थी।
आंटी की मदद से ही मैं माँ को अस्पताल ले गई थी और वहाँ जाकर पता चला कि मेरी माँ को तो टीबी का मर्ज है, जो अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। मेरी माँ पता नहीं कब से इस बीमारी से जूझ रही थी और उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर तुम्हारी माँ का सही समय पर इलाज ना किया गया तो हम उन्हें बचा नहीं सकते। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे उन्हें जमा कराकर मैंने अपनी माँ को एडमिट तो करा दिया था, लेकिन डॉक्टर 50,000 और मांग रहे थे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाती? रो रो कर मेरा बुरा हाल था। माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर मैं घर वापस आ गई थी। मैंने अपने सब रिश्तेदारों से पैसे मांग कर देख लिए थे, लेकिन सबकी तरफ से मुझे मायूसी ही मिली थी। बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता, इस बात का एहसास मुझे अब हो चुका था। और तभी मुझे विनोद का ख्याल आया था। उसने एक बार मुझसे कहा था कि एक बार अपनी सेवा का मौका देकर देखो, पूरी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। मैं जानती थी वो किस मौके की, किस ऐश की बात कर रहा था, उसका मकसद क्या था, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नाचती हुई हवस देख चुकी थी। लेकिन अगर मुझे खुद को भी बेचकर अपनी माँ की जान बचाना पड़ती तो मैं ये भी कर गुजरती। मैंने फौरन अपना दुपट्टा लिया और गली में निकल आई थी। मुझे पता था कि उसके बैठने का ठिकाना कहाँ पर होता था। मैं वहीं पर चली आई। वो अभी अपने ठिकाने पर अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट फूंक रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में वही चमक और हवस उभर आई थी। मैं उसकी तरफ ही देख रही थी और शायद उसने मेरी आंखों में देखकर ये पहचान लिया था कि मैं उसके पास किसी काम से आई हूँ। उसने अपने दोस्तों के कान में कुछ कहा और वो सारे दोस्त मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। वो मेरे करीब आया, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पर छोड़ते हुए कहने लगा, तो आज हमारी बुलबुल खुद ही हमारे पास आ गई है। बताओ क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? ये कहकर मेरे चेहरे पर झूलती लट को उसने कान के पीछे किया था। तपती दोपहरी थी, सब लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तुम मेरे घर चलो। मेरी तरफ से इतना बड़ा इशारा पाकर उसके चेहरे से तो मुस्कान ही नहीं जा रही थी। उसके गंदे पीले दांत देखकर ही मुझे घिन आ रही थी, लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए ये सब कुछ करना था। वो मेरे घर आ गया। मैंने अपना गेट बंद कर लिया। आज भगवान ने मुझे ऐसी आजमाइश में डाल दिया था कि दिल खून के आंसू रो रहा था। आंखों की पलकों पर आंसू आकर रुक गए थे, जिन्हें मैंने हथेली से साफ कर लिया। अब जब मैं ठान चुकी थी तो उससे कदम पीछे नहीं खींच सकती थी। मैंने कहा, देखो, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें सेवा का मौका दूंगी तो तुम मुझे खुश कर दोगे। बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कहने लगा, एक बार हुक्म करके तो देखो, तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा। मैंने कहा, चांद तारों की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मुझे अपनी माँ की ज़िंदगी चाहिए। बताओ क्या दे सकते हो? कहने लगा, ये कैसा सवाल है? मौत और ज़िंदगी तो भगवान के हाथ में होती है। मैंने कहा, जी, लेकिन उस ज़िंदगी को बचाने के लिए जरिया भगवान इंसान को ही बनाता है। मुझे 50,000 रुपयों की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे दे सकते हो तो मैं अपना आप खुशी खुशी तुम्हें सौंप दूंगी। ये कहते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मेरी बात सुनकर वो मेरे इतना करीब आ गया था कि उसके बदन से उठने वाली बदबू मैं महसूस कर सकती थी। दुख और नफरत से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे गालों पर उंगली फेरते हुए वो कहने लगा, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा एक जानने वाला डॉक्टर है, वो तुम्हारी माँ का मुफ्त में इलाज कर देगा मेरे कहने पर, लेकिन तुम्हें पूरी रात के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में शैतानियत नाचने लगी थी। मैंने अपने दर्द और दुख को कहीं अंदर ही अंदर समेटा था। मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरी माँ का इलाज शुरू कराओ। मैं अपना आप तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी माँ का इलाज कराना पड़ेगा। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे ही मेरी माँ का इलाज शुरू होगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। मैं उसके साथ लेकर हॉस्पिटल चली आई थी। उसी हॉस्पिटल में उसके जानने वाला कोई डॉक्टर था। उसने डॉक्टर से जाकर पता नहीं क्या बात की कि कुछ ही देर बाद नर्स ने मुझे डॉक्टर के केबिन में भेज दिया था। मैं गई तो एक डॉक्टर चेहरे पर मास्क लगाए बैठा हुआ था। कहने लगा, मिस किरण, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपये जमा हो चुके हैं। हम आज से ही तुम्हारी माँ का इलाज शुरू करते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं ये भी भूल गई थी कि इसके बदले मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी थी। मैं माँ के पास गई। माँ का हाथ थामकर माँ को तसल्ली दी कि माँ जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 ही दिन में माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें खून की उल्टियाँ शुरू हो गई थीं और उन पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। मुझे देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, किरण,
मेरे इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी बात मान, मुझे घर ले चल। जितना समय मेरे पास बचा है तेरे साथ रह लूँगी और कोशिश करूँगी कि तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लूँ और तेरे हाथ पीले कर दूँ। तू अपने घर की हो जाएगी तो सुकून से मर सकूँगी। मैंने माँ की आंखों में आए आंसू साफ कर दिए। मैंने कहा, माँ देखना, आप एकदम अच्छी होकर यहाँ से जाएंगी और मेरी शादी भी बड़े धूमधाम से करेंगी। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी है। कहते कहते मैं अपने आंसू अपने अंदर ही कहीं उतारने लगी थी। माँ का इलाज शुरू हो चुका था। माँ की तबीयत में भी अब सुधार होने लगा था। और उस दिन जब मैं घर पर अकेली थी कि तभी विनोद घर पर चला आया और उसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मुझे पता था कि वो किस इरादे से आया है। मेरे करीब आकर कहने लगा, जाने मन, तुम तो मुझे भूल ही गई। तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा, मैं तुमसे बात करने ही वाली थी, बस माँ की तबीयत थोड़ी सुधर जाए फिर। मेरी बात मेरे मुंह में ही रह गई थी कि विनोद मेरे बेहद करीब आ गया था और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आज तो उसके ऊपर ऐसा नशा सवार था कि मैं चाह कर भी उसकी कैद से आज़ाद नहीं हो सकती थी। उसके बाजुओं में मैं कसमसा कर रह गई थी। मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं और भगवान से दुआ की थी, हे भगवान, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं इस दरिंदे के हाथों से बच जाऊं। लेकिन शायद वो कोई मेरी प्रार्थना स्वीकार होने की घड़ी नहीं थी जो मेरी प्रार्थना स्वीकार होती। विनोद तो जिस मकसद से आया था वो उसमें कामयाब होना चाहता था। मुझे बाहों में उठाकर अंदर कमरे में ले आया, बेड पर लिटाकर मुझ पर हावी हो गया। कहने लगा, किरण, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया हूँ। आज तो किसी भी तरह कंट्रोल नहीं होता। ये कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और मैं जो उससे वादा कर चुकी थी उसे इनकार न कर सकी। उसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑफ कर दिया और मेरी सिसकियाँ मेरे अंदर ही कहीं दम तोड़ गईं। पूरी रात मेरी जिस दर्द से गुजरी थी मैं ही जानती थी। सुबह विनोद एकदम तरोताज़ा था। ऐसा लगता था उसने कौन सा जग जीत लिया है, जबकि मेरा जी कर रहा था कि कोई मुझे जहर लाकर दे दे और मैं खाकर अपने आप को ख़त्म कर दूं। मैंने कहा, अब जाओ मेरे घर से। जो मैंने वादा किया था वो पूरा हो चुका है। अब मेरी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। वो शैतानियत से हंसते हुए घर से निकल गया था और उस दिन मैं चीखें मार मार कर रोई थी। वॉशरूम में जाकर नल खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई थी। ये मजबूरियां भी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। मेरे पूरे बदन पर विनोद के स्पर्श की गंदगी लगी हुई थी। मैं रगड़ रगड़ कर खुद को साफ कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता था ये गंदगी अब पूरी ज़िंदगी मेरे शरीर से हटने वाली नहीं थी। शाम तक मैं तेज़ बुखार में तपने लगी थी। हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई थी। अगले दिन जब हॉस्पिटल गई तो मेरी माँ बेचैन थी। कहने लगी, मैंने कल तेरा कितना इंतज़ार किया लेकिन तू नहीं आई। मेरी आंखें लाल थीं, कुछ रोने की वजह से और कुछ बुखार की वजह से। मेरी आंखें देखकर मेरी माँ तड़प उठी। कहने लगी, किरण, क्या हुआ है तुझे? मैंने कहा, माँ कुछ नहीं, बस बुखार हो गया था इसलिए कल नहीं आ पाई थी। अब तो डॉक्टरों ने उम्मीद दिला दी है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और मैं आपको डिस्चार्ज कराकर घर ले जाऊंगी। बाकी की दवाइयाँ आपके घर पर ही चलती रहेंगी। ये सुनकर माँ भी खुश हो गई थी, लेकिन फिर कहने लगी, किरण, इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? मैंने कह दिया कि माँ, मैंने लोन ले लिया है और जब नौकरी करूँगी तो धीरे धीरे वो सारा लोन चुका दूँगी। मेरी माँ ये सुनकर खुश हो गई थी और मुझे दुआएं देने लगीं। अगले ही दिन माँ को डिस्चार्ज कर दिया गया था और मैं माँ को घर ले आई। माँ की दवाइयाँ चलने लगीं और अब माँ की सेहत पहले से कहीं अच्छी थी, लेकिन मैं अब खोई खोई सी रहने लगी थी। मुझे अपने आप से ही घिन महसूस होती थी। जब भी विनोद के साथ बिताए पलों को याद करती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन मैं उन पलों को भुला नहीं पाती थी। और एक हफ्ते बाद ही मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। उल्टियाँ, सर दर्द, चक्कर आना, और ये सिम्टम ऐसे थे कि मेरा दिल कांप कर रह गया था, क्योंकि मैं विनोद की गंदगी को अपने पेट में पालना नहीं चाहती थी। मैंने चेकअप कराया तो वही हुआ जिसका डर था। मैं विनोद के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि किसी तरह इस बच्चे से मेरी जान छुड़ाएं। मैं इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते की दवाइयाँ लिख कर दे दी और कहा, आपके अंदर बहुत कमजोरी है, 1 हफ्ते दवाई खाएं, उसके बाद आपका अबॉर्शन कर देंगे। मैं माँ से छुप छुप कर वो दवाइयाँ खाने लगी, लेकिन दवाई खाते मुझे 3 ही दिन हुए थे कि डॉक्टर पन्ना का रिश्ता मेरे लिए आ गया।
और अब मेरी माँ खुशी खुशी उन तैयारियों में बिजी थीं और मैं कमरे में लेटी घुट घुट कर रो रही थी। मैं किसी भी शरीफ इंसान को धोखा नहीं दे सकती थी। मैं अपनी इज्जत पहले ही गंवा चुकी थी। मैं किसी शरीफ इंसान की पत्नी बनने के लायक नहीं थी। अगर मैं अबॉर्शन करा भी लेती और बिना किसी को बताए डॉक्टर पन्ना से शादी भी कर लेती, तब भी मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं कर रहा था कि मैं किसी को धोखे में रखकर शादी करूं। दोपहर से शाम हो गई थी और मैं कमरे से नहीं निकली थी। शायद लड़के वाले आ गए थे, क्योंकि बाहर आंगन से शोर शराबे की आवाज़ें आने लगी थीं। मेरी माँ कितनी ही बार मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुकी थीं कि किरण तैयार हो जा, मेहमान आने वाले हैं। और जब मेहमान आ गए तो मेरी माँ एक बार फिर से मेरे दरवाजे पर आई थीं। कहने लगी, किरण क्या हो गया है तुझे? आखिर तो बाहर क्यों नहीं निकलती? कोई बात है तो कम से कम मुझे बता, यूँ खुद को हल्कान मत कर। माँ के बार बार कहने पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। मेरी हालत देखकर मेरी माँ का दिल धक से रह गया था। मैं अपनी माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ कहने लगी, ना मेरी बच्ची ऐसे नहीं रोते, आखिर बता तो सही हुआ क्या है। मैंने कहा, माँ मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती। मेरी बात पर मेरी माँ मुस्कुरा दी। कहने लगी, बस इतनी सी बात पर परेशान है? अरे लड़का बहुत अच्छा है, वो तो कहता है कि शादी के बाद अगर तुम चाहो तो मुझे भी अपने साथ रख सकती हो। वो तो मैंने ही लड़के को मना कर दिया है कि मैं अपने ही घर में ठीक हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना। आजकल के ज़माने में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। अच्छा चल जल्दी से तैयार हो जा, मेहमान आ चुके हैं। मैं तब तक उनके साथ बैठी बातें करती हूँ। सब चीज़ें किचन में तैयार हैं, बस ट्रे में डालकर लेकर आ जा। माँ चली गई थी और मैं मरे मरे कदमों से बाथरूम में चली आई थी। खुद को फ्रेश किया और तैयार होकर किचन में चली आई। माँ ने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा था। ट्रे में डालकर मैं मेहमानों के सामने चली आई। 2 औरतें थीं, जिसमें एक लड़के की दूर पार के रिश्ते की बहन थी और एक माँ थी। काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारी फैमिली लग रही थी। उन औरतों ने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था और मेरे हाथ में शगुन के पैसे भी रख दिए और जल्दी ही शादी की तारीख लेकर चली भी गईं। 1 महीने के बाद की ही तारीख रख दी गई थी। मैं तो इतनी जल्दबाजी पर हैरान थी, लेकिन लड़के की माँ का कहना था कि हमारा बेटा तो आपकी बेटी का पहले से ही दीवाना है, और दीवाना क्यों ना हो, हम भी तो आपकी बेटी को देखकर उसके दीवाने हो गए हैं। इतनी प्यारी खूबसूरत सी बच्ची है आपकी, तभी तो मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार कर बैठा है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। माँ तो शादी की तैयारियों में लग गई थी और मैं माँ को मना करना चाहती थी कि माँ मैं ये शादी नहीं करूँगी, लेकिन किस मुंह से कहती। अभी अभी माँ की हालत थोड़ी सी सुधरी थी, अगर फिर से माँ बीमार हो जाती तो मैं क्या करती। मेरी इतनी कड़ी तपस्या और मेरा बलिदान सब बेकार जाता। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। 1 हफ्ते के बाद जाकर मैंने अबॉर्शन भी करा लिया था। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने के लिए कहा था और मैंने माँ से कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। माँ ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था। अकेले ही सारे कामों में बिजी थी और फिर शादी का दिन भी आ पहुँचा। मैं दुल्हन बने अपनी पति पन्ना के कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन दिल की धड़कनें बड़ी ही तेज रफ्तार से भाग रही थीं। मैंने सोच लिया था कि मैं पन्ना को सब कुछ बता दूंगी, उससे बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगी। हो सकता है वो एक अच्छा भला नेक आदमी हो, मेरी मजबूरी को समझे और मुझे माफ़ कर दे। छुपाकर मैं उसको अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। और जब डॉक्टर पन्ना कमरे में दाखिल हुए तो मैं सिमट कर बैठ गई थी। घूंघट की ओर से मैंने देखा, बहुत ही हैंडसम खूबसूरत नौजवान था। शादी के वक्त तो मैंने उसे देखा ही नहीं था। मेरा तो दिल किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा था, लेकिन अब देखा तो अपनी किस्मत पर खुद ही रोना आ गया था। काश मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज मेरी ज़िंदगी कितनी हसीन होती। डॉक्टर पन्ना मेरे करीब बैठ गए। मेरा हाथ थाम कर उसमें मुँह दिखाई की अंगूठी पहना दी। मेरे हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे थे और अगले ही पल मेरा घूंघट पलट दिया। बड़ी ही देर तक वो मुझे प्यार से देखते रहे और फिर मेरे हाथों को उठाकर चूमने ही वाले थे कि मैंने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। मेरी हरकत पर डॉक्टर पन्ना हैरान थे। कहने लगे, क्या हुआ, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम पर हक रखता हूँ। मैंने देखा कि डॉक्टर पन्ना की आंखों की जगमगाते दिए एकदम से बुझ गए थे। मैंने कहा, मैं इस रिश्ते की शुरुआत करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कोई सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहते कहते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पन्ना ने आगे बढ़कर मेरे आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर दिया। कहने लगे, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तो हैरान रह गई थी, दिल एकदम से धक हुआ था। यानी मेरे पति को सब कुछ पता था।
फिर भी जानते बूझते मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों की थी। मैं आंखें फाड़े अपने पति को देख रही थी। डॉक्टर पन्ना कहने लगे, मुझे सब पता है, तुम्हारी और विनोद की हकीकत। विनोद का नाम सुनकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। यानी कि डॉक्टर को सब कुछ पता था। आगे मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे नहीं पता था। यानी कि डॉक्टर पन्ना को सब कुछ पता था, आगे मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे नहीं पता था। मैंने अपना सर झुका लिया। मेरे पति ने मेरे हाथ थाम लिए। कहने लगे, तुम्हारी माँ जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी ड्यूटी उसी अस्पताल में थी, लेकिन तुम्हारी माँ का केस मेरा साथी डॉक्टर हैंडल कर रहा था। उसने मुझे बताया तो था कि एक लड़की अपनी माँ को लेकर आई है, बहुत मजबूर है, पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते थे। पेशेंट से पूरी फीस लेना, हम डॉक्टर्स को यही ऑर्डर दिए जाते हैं। इसलिए मैंने अपने साथी डॉक्टर से कह दिया कि तुम्हारा फर्ज है उसे पूरा करो। विनोद मेरा भाई है, एक ही माँ के पेट से जन्मे हैं, लेकिन बाप दोनों के अलग हैं। पहले मेरी माँ की शादी विनोद के बाप के साथ हुई थी, जो कि एक जुआरी और शराबी था। मेरी माँ को बहुत मारा करता था और एक दिन शराब पीकर किसी गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। और फिर मेरे पापा ने मेरी माँ को सहारा दिया और विनोद को भी। विनोद उस समय 5 साल का था, लेकिन उसके अंदर सारी आदतें अपने बाप की ही थीं। वो शुरू से ही बिगड़ा हुआ था। पढ़ने लिखने का शौक नहीं था। शादी के 1 साल बाद ही मेरी पैदाइश हुई तो मेरे पापा बहुत खुश थे। उन्होंने विनोद को भी अपना सगा बेटा ही माना था, लेकिन विनोद ने कभी मुझे और मेरे पापा को सगा नहीं माना। धीरे धीरे उसकी संगत गलत होती चली गई और वो बिगड़ गया। गुस्से में आकर पापा ने उसे घर से निकाल दिया। मेरी माँ भी उससे परेशान थी और उसे हर रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया। लेकिन मैं चाहता था विनोद किसी तरह सीधी राह पर आ जाए। मैं बीच बीच में उससे बात कर लिया करता था और कभी कभी उसकी मदद भी कर दिया करता था। और उस दिन वो मेरे पास आया था। उसने खुद के सुधरने का झूठा नाटक किया था कि देखो मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ और मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, उसके साथ शादी करके ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन उसकी माँ बहुत बीमार है, उसके पास पैसे नहीं हैं, आप उसका इलाज कर दो, मैं वादा करता हूँ सारे गलत काम छोड़ दूंगा। और इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ की फीस हॉस्पिटल में जमा कर दी थी। लेकिन मुझे क्या पता था ये सब विनोद की चाल थी। वो तो बाद में मुझे विनोद के दोस्त ने बताया था कि विनोद के क्या इरादे हैं। लेकिन जब तक मुझे पता चला था विनोद तुम्हारी इज्जत खराब कर चुका था, लेकिन भगवान ने उसको उसके किए की सज़ा दे दी है। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। कुछ दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चला कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है और अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसने मुझसे हाथ जोड़कर रोते हुए विनती की थी कि उस लड़की को मेरे पास ले आओ, मैं उसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने उस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसके साथ बहुत गलत किया। काश मैं उसके दर्द को महसूस कर पाता और इंसानियत के नाते उसकी मदद कर देता तो मैं ये पाप करने से बच जाता।